दोस्तों, हरियाणा का चुनाव बीजेपी अपनी जीत के लिए नहीं लड़ रही, अपनी जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रही। आज की तारीख में बीजेपी ये चुनाव कांग्रेस की जीत रोकने के लिए लड़ रही है, कांग्रेस की जीत रोकने के लिए लड़ रही है। और अगर आप मोदी शाह को देखें तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है, 1 पॉइंट टारगेट है, एकमात्र लक्ष्य है कि कांग्रेस की सीटें किसी भी कीमत पर कुछ कम की जाए, इतनी कम की जाए 10-12 कि कांग्रेस बहुमत से नीचे आ जाए, बहुमत से नीचे आ जाए। और एक बार बहुमत से नीचे आई तो फिर खेल मोदी जी के ही हाथ में होगा। अब अगर आप सर्वे देखें, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो गोदी मीडिया के हों, चाहे ऑल्टरनेट मीडिया के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे इंटेलिजेंस के, जो भी सर्वे आ रहे हैं, अगर आप एक एवरेज फिगर निकालेंगे तो कांग्रेस आज की तारीख में 90 सीटों वाले हरियाणा में 55 सीटों के आसपास खड़ी है। 55 सीटें कांग्रेस ला सकती है और जो बहुमत है वो 46 का है। अमित शाह चाहते हैं कि ये जो 55 सीट्स हैं, जी हाँ, ये जो 55 सीट्स हैं, इसको अगर थोड़ा कम किया जा सके, ये जो 55 सीट से कांग्रेस को नीचे लाया जा सके, मान लीजिए 10 सीटें कम की जा सकें, तो कांग्रेस फिर 45 सीटों पर पहुंचेगी, यानी बहुमत से नीचे आ जाएगी। दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ अमित शाह। और एक बार बहुमत के नीचे गई तो फिर आप जानते ही हैं कि फिर ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स, बहुत कुछ है। बहुमत के नीचे गेम फंसाया जा सकता है। दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ मिस्टर शाह। और अगर आप राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी का एकमात्र लक्ष्य है कि 55 सीटों से कैसे ऊपर ले जा सकते हैं कांग्रेस को। यानी अगर 55 सीट पर खड़ी है तो 10 सीटों के लिए थोड़ी और मेहनत की जाए, एड़ी चोटी का जोर लगाया जाए, तो शायद ये सीटें 65 प्लस हो जाए। और इसीलिए जो भाई बहन हैं, प्रियंका और राहुल गांधी, दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो एक तरफ राहुल गांधी 55 से 65 ले जाना चाहते हैं, अमित शाह 55 से 45 लाना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर दोनों की स्ट्रैटेजी और टारगेट्स देखेंगे तो कशमकश 10 सीटों की है, 10 सीटों की। अब दोस्तों, अगर बीजेपी की गेम स्ट्रैटेजी देखेंगे इस चुनाव के लिए, जो बहुत क्रूशल चुनाव, निर्णायक चुनाव है, मैं बार बार कह चुका हूँ कि हरियाणा के चुनाव को प्लीज़ फॉलो करिएगा, प्लीज़ फॉलो करिएगा। छोटा राज्य नहीं है, बहुत डिसाइसिव राज्य है। हरियाणा अगर बीजेपी हारी तो फिर बहुत कुछ होने जा रहा है इस देश में, राजनीतिक दिशा बदलेगी। हरियाणा एक कैटलिस्ट स्टेट है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था अमित शाह की स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी ये है उनकी कि एक तो 5 अक्टूबर को वोटिंग, और जिस दिन वोटिंग है उस दिन मोदी जी एक मेगा आइडिया लेके आए। 5 अक्टूबर को वोटिंग जिस दिन है, उसी दिन मोदी जी किसान सम्मान निधि, यानी किसानों को जो पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसी दिन ये पैसा 5 अक्टूबर को ही पैसा खाते में जा रहा है। मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप, दिमाग कह सकते हैं, खेल कह सकते हैं। तो 5 अक्टूबर को पैसा जाएगा। अब ये आप, कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि साहब ये तो रिश्वत है, कोरी रिश्वत है। जिस दिन आप बटन दबा रहे हो उसी दिन आप पैसा दे रहे हो। क्या पैसा आगे पीछे नहीं हो सकता था? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शायद परमिशन दे दी है। 5 अक्टूबर, जिस दिन वोटिंग उसी दिन पैसा। एक और दिमाग में चल रहा है अमित शाह के, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जानकार बता रहे हैं, कि 10-12 उम्मीदवार बैठाए जा रहे हैं चुनाव में। ये वो उम्मीदवार हैं, छोटी पार्टियों के, इंडिपेंडेंट्स, जो बीजेपी के वोट काट रहे हैं। तो बीजेपी को थोड़ा एज देने के लिए, फाइट में लाने के लिए कांग्रेस से जो कुछ कंस्टिट्यूंसीज में जो उम्मीदवार वोट काट रहे हैं उनको बैठाया जा रहा है। कुछ लोग बैठ चुके हैं, एक्सपर्ट्स आगे और बताएंगे इस पर आपको तथ्यों के साथ। एक और चीज़ है कि कांग्रेस के जो वोट काट सकते हैं, बीजेपी तो वोट काट ही रही, बीजेपी तो लड़ ही रही कांग्रेस के वोट काटने वाले, उनको भी बीजेपी पुश कर रही है पीछे से, पर्दे के पीछे से। अब मायावती हो सकती हैं, एक ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब हैं, नए एमपी बने, इनकी भी पार्टी है, दलित पॉलिटिक्स करते हैं, ये भी हेलीकॉप्टर वगैरह दिया गया है। तो इस तरह की कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको पुश कर रहे हैं मोदी जी पीछे से कि जाओ वोट काटो, पैसा संसाधन किसी चीज़ की कमी होने नहीं देंगे। तो कांग्रेस के वोट काटने के लिए भी कोशिश हो रही है, और ऐसे कम से कम 90 में 30 कैंडिडेट्स हैं, 30 कैंडिडेट्स। आगे बताएंगे आपको हेमंत अत्री साहब। और चौथा पॉइंट्स बहुत हैं लेकिन जिस्ट बता रहा हूँ।
चौथा पॉइंट है, बेहिसाब पैसा खर्च किया जा रहा है। इसका जिक्र आगे करूंगा। बेहिसाब पैसा खर्च किया जा रहा है, कोई कमी नहीं होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आखिरी 3-4 दिनों में, यानी 3 तारीख और 4 तारीख, ये जो 2 रातें हैं, कारपेट बॉम्बिंग गुजरात लॉबी करेगी हरियाणा में। अब राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी क्या है? टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, 10 सीटें 55 से 65 प्लस पर ले जाना चाहते हैं कि अगर 65 प्लस पर कांग्रेस चली जाए तो फिर मोदी जी और अमित शाह कुछ कर नहीं पाएंगे। ईडी, सीबीआई वगैरह कुछ कर नहीं सकती। तो एक आप कह सकते हैं कांग्रेस को की जो लीड है उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, एक अच्छी लीड से जीतना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी है। अब इसके लिए उन्होंने कोशिश ये करी है कि जो बीजेपी के गढ़ हैं वहाँ पर हमला तेज़ किया जाए। और बीते आप कह सकते हैं 48 घंटे में और आने वाले 24 घंटों में राहुल गांधी तमाम तूफ़ानी जो हैं वो रैलीज़ करेंगे, राहुल प्रियंका दोनों ही। पहली स्ट्रैटेजी है कि जो जीटी रोड बेल्ट है, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, ये जो बेल्ट है जहाँ पर शहरी आबादी रहती है, जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पर एक ज़बरदस्त यात्रा, एक कामयाब यात्रा राहुल गांधी निकाल चुके हैं। और गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ पर भी जो अहिरवाल बेल्ट है, बीजेपी यहाँ से खूब जीतती है, थोक में जीतती रही है। गुड़गांव, फरीदाबाद और अहिरवाल बेल्ट, ये जो बीजेपी का गढ़ है, इस पर भी राहुल गांधी आखिरी दिन, लास्ट डे, अपनी हथौड़ी चलाएंगे, हैमर करेंगे इसको। तो ये राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है, बीजेपी के गढ़ में हमले तेज़ करना। अब दोस्तों अगर नटशेल में देखें तो 3 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली तारीख है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर आखिरी दिन है प्रचार का। हालांकि मोदी और शाह जो है, मैंने आपको पहले भी खबर बताई थी कि वो मैदान छोड़ चुके हैं, ज़मीन छोड़ दी है, लेकिन पर्दे के पीछे से लड़ाई कर रहे हैं। तो मोदी और शाह तो रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन तक, लास्ट डे ऑफ कैंपेन, कांग्रेस फुल थ्रॉटल, पूरी गति और रफ्तार से कैंपेन कर रही है। 3 अक्टूबर लास्ट डेट है और एक पिक्चर क्लियर होगी, ये जो कैंपेन ख़त्म होगा, कि कौन पार्टी कहाँ खड़ी है, माहौल क्या है। उसके बाद अल्टीमेटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो 5 अक्टूबर है, जिस दिन मोदी जी किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, वोटिंग डे। और वोटिंग डे तो हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है, डिसाइसिव डे है 5 अक्टूबर। और 8 अक्टूबर काउंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब आप कहेंगे कि साहब काउंटिंग क्या इंपॉर्टेंट हो, तो नतीजे आएंगे, उसमें बीजेपी और मोदी शाह इनका रोल क्या है? काउंटिंग के दिन है। काउंटिंग भी बहुत क्रूशल डेट है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें होती हैं जहां 1000 वोटों से हार गए, खासकर असेंबली में 1000 वोट से हार गए, 1500 से हार गए, 2000 से हार गए। खेल यही होता है इन्हीं सीटों पर। अब ये कितनी सीटें हो सकती हैं? 1000 की मार्जिन, 2000 की मार्जिन से यहाँ हार जीत होती है। उस पर क्या खेल होगा, आगे एक्सपर्ट से बात करूँगा, पूछूंगा उनसे खेल के बारे में। तो दोस्तों कुल मिलाकर हरियाणा की जो ताज़ा स्थिति है, पोजीशन है, वो ये है कि मोदी और शाह मैदान पर नहीं दिख रहे, लेकिन पीछे से सारी तैयारी, कारपेट बॉम्बिंग करने जा रहे हैं। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब ज़मीन पर दिख रहे हैं, मैदान पर हरियाणा के दिख रहे हैं, हमले तेज़ हो रहे हैं और दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं। सवाल ये है, द बिग क्वेश्चन इज कि कांग्रेस क्या 55 के ऊपर जा रही है, 55 के ऊपर जा रही है, या कांग्रेस 55 के नीचे आ रही है, जैसा कि मोदी और शाह चाहते हैं, या 55 के ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? यहीं पर सारा खेल छुपा हुआ है। कोशिश करूंगा इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आज मैं ये भी पूछूंगा कि ताज़ा स्थिति क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। हेमंत अत्री साहब होंगे द किंग ऑफ हरियाणा जर्नलिज्म के, उनसे मैं पूछूंगा कि भाई आज आपका असेसमेंट क्या है, आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है, आज की तारीख में कितनी सीटें मिल रही हैं, बीजेपी कहाँ खड़ी, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आज मैं उनसे पूछूंगा। अग्नि परीक्षा का राउंड होगा और उमाकांत लखेड़ा साहब भी होंगे और उनसे मैं एक ओवरऑल हरियाणा का असेसमेंट लेना चाहता हूँ। तजुर्बा है और तजुर्बे का लाभ लेना चाहिए, मुझे भी आपको भी। तो सीधे चलते हैं अत्री साहब के पास और उमाकांत जी के पास। मेरा पहला सवाल जो है वो अत्री साहब से। अत्री साहब, भले ही मोदी और शाह इस वक्त हरियाणा में नहीं है, लेकिन ऐसा फीडबैक आ रहा है कि मोदी और शाह कारपेट बॉम्बिंग करना चाहते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करना चाहते हैं हरियाणा में। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ धन बल की बात नहीं कर रहा हूं, 5 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि, ये जो कैश जा रहा है किसानों को, 5 तारीख मोदी ने तारीख चुनी है और इलेक्शन कमीशन ने क्लियरेंस दे दी है। 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त किसानों के खाते में जाएगी।
कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि साहब ये तो कैश फॉर वोट है, ये तो घूस है सीधे सीधे, जिस दिन बटन दबाना है उस दिन पैसे दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो फीडबैक आ रहा है इस वक्त, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आखिरी 48 घंटे 72 घंटे में धीरे धीरे गेन कर रही है, बहुत से कैंडिडेट्स को बैठाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, लिफाफे पहुंच रहे हैं, बहुत से आरोप है, तरह तरह के आरोप है। क्या बीजेपी 20 से बढ़कर 25, 25 से बढ़कर 27, जिस तरह का फीडबैक है, क्या ऐसा आपको लग रहा है? दीपक जी बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, और यही है हकीकत। जब मोदी जी और शाह इधर नहीं आ रहे तो समझ लीजिए वो खाली नहीं बैठे हैं। और हरियाणा में उनकी खाली नहीं बैठे हैं। नहीं, क्यों खाली बैठेंगे? उनके लिए पूरा एक तंत्र काम करता है, सब तरह की मैनिपुलेशन, साम दाम दंड भेद के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो। डेटा मैनिपुलेशन के, फिर पर्दे के पीछे मीडिया मैनिपुलेशन के। वो आपका 100% फीडबैक सही है, और मेरा भी यही फीडबैक है। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 मिनट देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, 2 मिनट दिए आपको जी, गिन के 2 मिनट दीजिएगा। ये जो किसान निधि का जो मामला है ना, ये अभी पहली बार हरियाणा में नहीं हो रहा, पहले भी 1-2 बार इस मामले पर विवाद हो चुका है। राजस्थान का आपको ध्यान होगा, तब भी यही किया था, जस्ट ऑन द ईव ऑफ दैट। लेकिन हरियाणा के अंदर, और केवल ये नहीं, आपने बिल्कुल जो दोनों तथ्य कहे, मैं 100% सहमत हूं। नंबर 1 किसान निधि वाला, दूसरा मैनिपुलेशन पर्दे के पीछे वाला, और तीसरा जो मीडिया वाला। ये तीनों चीजें होंगी, ये निश्चित मान के चलिए। लेकिन इसका फॉल आउट बताता हूं मैं आपको, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इस चुनाव को कवर करने के बेसिस पे। हरियाणा के अंदर जब ये योजना लाए थे किसान सम्मान निधि, और उसके बाद माननीय मनोहर लाल जी, आपको ध्यान होगा, एक परिवार परेशान पत्र लाए थे, परिवार पहचान पत्र, जिसमें आपके अकाउंट नंबर, जिसमें आपकी जमीन, जिसमें आपका रोजगार, आपका पूरा एक्सरे और एमआरआई होता है, फाइनेंशियल स्टेटस का, सोशल स्टेटस का। मनोहर लाल जी जब ये लाए थे, उससे पहले हरियाणा में 20 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती थी। मनोहर लाल जी का जिस दिन वो डेटा बैंक पूरा हुआ, 6 लाख किसानों की किसान सम्मान निधि कट गई। वो आज तक लागू नहीं हुई दोबारा से। और भाजपा के तमाम किसान नेता दहाड़े मार मार के मर गए कि ये क्या कर दिया आपने, जो पहले तो किसी को दे दिया फिर उसका काट दिया। तो अब जिनको मिला है उनको तो पता है कि ये रिश्वत है। चुनाव आयोग बेशक हरी झंडी दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन जिनका कटा हुआ है, उनके 6 लाख आदमी नहीं है, वो 6 लाख परिवार है, मत भूलिए ये बात। और उनके जले पर नमक छिड़कने का काम भी करेगा एक ये फैसला। दूसरी बात, स्पेसिफिक पॉइंट्स पे स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं मैं आपको। दूसरा, आपने कहा मीडिया के कुछ वर्गों में ये कहानी शुरू हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं उनको 30-35 दिखानी चाहिए भाजपा की, वो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तो 25-27 दिखा रहे हैं ना, 30-35 दिखाएंगे तो और ज्यादा लाभ होगा भाजपा को। आपको ध्यान है 2019 में क्या हुआ था? लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा की डिक्लेरेशन हुई, तो टीवी पे दिखाया गया कि हरियाणा में भाजपा की 78 से 83 सीट आ रही है, और वो आई थी 40, याद है ना? 56 से 36 रह गई थी, 56% से 36%। इस बार तो सीट भी 5 ही आई है लोकसभा में, और जो कंस्टिट्यूएंसी जो लीड की है बीजेपी ने, कांग्रेस ने, वो बराबर की है। लोकसभा की बात करो। और विधानसभा में अगर पिछली बार 20% वोट शेयर गिरा था, इस बार आप सोच लीजिए क्या होगा। मैं उसमें मेरिट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बार माहौल हरियाणा में एक और भी है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा से बाहर करना है सत्ता से। जितनी ये चीजें आएंगी ना, कि 25 सीट होगी बीजेपी की, 27 सीट होगी, बीजेपी का काडर तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, कोई शक नहीं। लेकिन जो बीजेपी के विरोधी वोट है, जो बीजेपी को बाहर करना चाहते हैं, वो ज्यादा है निश्चित तौर पर। वो और ज्यादा लामबंद होंगे, और दे विल नॉट टेक एनी चांस। उनके रिश्तेदार अगर कहीं नोएडा में नौकरी करते होंगे, कोई यूपी में होगा, कोई दूर होगा, उसकी भी बुला के वोटिंग कराएंगे, क्योंकि उनके एजेंडे में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का है। तो मैं तो कहता हूं ये कोशिश जो ये है मीडिया के थ्रू करने की, ये जरूर करनी चाहिए। जो अपनी इस बात पे, सब पे बात हुई अपनी, कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस की सपोर्ट कर रही है। सावित्री जिंदल का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वहां पर हिसार में, आपको इलाहाबाद का एग्जांपल दिया था, आपको सिरसा का एग्जांपल दिया था, आपको रानिया का एग्जांपल दिया था। वो बीजेपी की, दीपक जी, वो बीजेपी की जो बैकरूम स्ट्रेटजी है ना, जिसका आपने जिक्र किया, वो उसी का हिस्सा है, जिसका हम 5 दिन पहले स्पेशल शो कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। तो वो सारी चीजें चल रही है। मैं समझ रहा हूं, बीजेपी को जहां लगता है कि वो सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, उसका कैंडिडेट कमजोर है, उस कैंडिडेट को विड्रॉ किया जा रहा है, और इंडिपेंडेंट या किसी और पार्टी जो अच्छा लड़ रही है उसको आगे बढ़ाया जा रही है। तो मेरी बात समझ में आ रही। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप चुनाव में जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं उस पर आप बहुत पैनी निगाह रखते, बड़ी रिपोर्ट्स आपने करी। मुझे ये बताइए, चलिए, ये जो पैसा है किसान सम्मान निधि का, उन्हीं का पैसा है। मोदी जी ने तारीख 5 अक्टूबर रख दी, जिस दिन वोटिंग है, चलिए मान लिया, वो तो वैसे भी मिलना था। लेकिन क्या इस पैसे के बावजूद
क्या लिफाफे भी जाते हैं, लिफाफे जाते हैं घरों में जिसमें हरे हरे नोट होते हैं? क्या ये ऐसा हो रहा है? कुछ फीडबैक है आपके पास? क्या आज भी लिफाफे भेजे जाते हैं हरे हरे नोटों वाले? दीपक जी, वो कार्यक्रम 4 तारीख को दोपहर बाद 4 बजे से शुरू होगा। अभी नहीं शुरू हुआ वो। उसके लिए चार आरएसएस की 4 4 तारीख तारीख को 4 बजे शाम को, लिफाफा पूरी जाएगा रात और भी चलेगा कुछ जाएगा? सब कुछ। लिफाफा भी जाएगा, लाल परी भी जाएगी, और वो जो मैंने दिन में बताया था आपको नहीं, कि लाल जो परी नहीं पिलाएगा, समझा मैं। लाल परी क्या? लाल परी, लाल परी मतलब लिकर बोतल कह जो दीजिए ना सीधे। बोतल कही। तो उसमें थोड़ा सा मैं बचना चाह रहा था उससे। उसमें क्या है दीपक जी, उसका भी एक इंटरेस्टिंग, हरियाणा के अंदर एक बड़ा भारी चीज है इस पे। जो पिलाएगा देसी उसको वोट कैसी, जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसकी, ये भी ओके, एक चलता है। तो चलिए खैर खैर। लोगों का स्टैंडर्ड जो है ना, जो उस तरह के लोग हैं जिनकी कंसिडरेशंस वो है, वो सारे काम निश्चित तौर पे होंगे। उसके लिए बाकायदा टीमें आ चुकी हैं बीजेपी की, और बहुत बड़े पैमाने पे माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी है, नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे। चलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस भी ये लिफाफा दे, बीजेपी भी लिफाफा दे, हर पार्टी लिफाफा दे, और जो मोटे जो असामी हैं इंडिपेंडेंट्स वो भी लिफाफा दे। लेकिन क्या लिफाफे का असर होता है, या जनता जब मन बना लेती है कि नहीं मेरे को इसको वोट देना है, तो लिफाफा तो ले लेता है लेकिन बटन नहीं दबाता उसका? ऐसा होता सारे है? के जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो जितने भी हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो तो प्रचार ही इस बात का कर रहे हैं ना कि लिफाफे जरूर ले लेना उनसे, लेकिन वोट आपको पता है किसको डाल देना। और लोग जो है, चलिए। और जो आपने एक बात की दीपक जी, सॉरी, किसान सम्मान निधि की जो आपने बात की ना, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है। जब आप चुनाव की पूर्व संध्या पर या चुनाव के दिन जब आप मुझे पैसे दे रहे हो 6,000, जो कि मेरे अदरवाइज ड्यू है, कोई आप एहसान नहीं कर रहे मुझ पे, उसमें एक बात और याद रखिएगा, हरियाणा में तमाम फसलों को बेमौसमी बारिशों का नुकसान हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो मुआवजा ड्यू है लाखों किसानों का। अगर मोदी जी इतने ही किसानों के शुभ चिंतक है तो वो दे दो ना, वो कई साल से पेंडिंग पे है। किसान ये भी बात कहेंगे, अत्री साहब कह रहे हैं कि जो लाखों का कंपनसेशन है किसानों का वो भी देना चाहिए। सिर्फ ड्यू पैसा जो किसानों का अपना पैसा है उसको 5 तारीख वोटिंग वाले दिन देने का क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमें समझना होगा। लखेड़ा साहब आपको क्या लगता है कि मोदी और शाह ने कमर कस ली है, बेल्ट कस ली है अपनी, और क्या सारे प्रयोग होंगे इस वक्त हरियाणा में? और कोशिश आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हंग असेंबली चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस को बहुमत के नीचे लाया जाए और फिर गेम खेला जाए? आपके पास फीडबैक क्या है कि दिस इलेक्शन इज नॉट वन साइडेड, इट इज गोइंग टू बी टफ इन द लास्ट 3-4 डेज? ये इलेक्शन आखिर में थोड़ा सा टफ होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पासा पलटने में बहुत माहिर है, और हरियाणा के में जो कुछ हो रहा है उनको पता था। इलेक्शन के अनाउंसमेंट तक उनको पता था कि यहाँ उनकी हालत बहुत पतली है, बहुत खराब है। तो उन्होंने, जिसको कहते हैं चौतरफा, उन्होंने इस तरह के तमाम इंतजाम, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे माहौल बिगाड़ना हो, चाहे फूट डालना हो, और ये जो सर्वदलीय उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं अपने साथ, फ्रेंडली उम्मीदवार, उनको कहते हैं ना कि उनको तर्कस के तीर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीजेपी पानीपत में, पानीपत में, यानी जो आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या छोटी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार अमित शाह की तर्कश के तीर हैं। ये तीर लगेगा निशाने पे। ये तीर निशाने पे लगेगा, ये ऐसा है। कुछ तीर ऐसे होते हैं पलट के लगते हैं, अंग्रेजी में बूमरैंग कहते हैं उसे। नहीं, ऐसा है कि वो उन्होंने कंबल ओढ़ी हुई है, उनको कंबल उड़ा रखी है अपने अलग अलग पार्टियों की, लेकिन कंबल के पीछे बीजेपी खड़ी है। ये उसका एक उदाहरण है कि पानीपत में जो जहां बीजेपी के महिपाल ढांडा खड़े हैं, वहां रघुनाथ तंवर जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, और वो काफी वोट काट रहे थे बीजेपी का, तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उसको थोड़ी देर पहले, 1-2-3 घंटे पहले बिठा दिया गया है चुपचाप। तो आप ये बताइए कि दुष्यंत चौटाला की परमिशन के बिना थोड़ी बिठाया, तो दुष्यंत चौटाला की उसको आज्ञा मिली होगी, हरी झंडी मिली होगी, बिठा दो। ऐसे ही आप ये मैं बता रहा हूं आपको कि दर्जन भर, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये सूचना है, विश्वस्त सूचना है कि दर्जन भर कैंडिडेट कल रात तक बिठाए जा सकते हैं।
रामविलास शर्मा तो निर्दलीय खड़े थे अपनी पार्टी के खिलाफ। उन्होंने तो कल हथियार डाल दिए, कह दिया साहब मैं तो बैठ गया हूँ पार्टी का आदेश है और मैं बीजेपी का स्वयं सेवक हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 36 घंटे में, हमको पता नहीं है अगले 36 घंटे में क्या होने वाला है, और इस कदर कारपेट बम्बिंग की व्यवस्था कर ली है जिसमें ये लोग मास्टर हैं, ये लोग मास्टर है, माहिर हैं, और इनका एक ही फॉर्मूला है कि पूरी ताकत लगी हुई है कि किसी तरह कांग्रेस पार्टी 46, 47, 48, 50 से नीचे ढाओ उसको, ताकि लोगों को गायब करना। अच्छा, थैली की कोई चिंता नहीं है, बेहिसाब पैसा सारी सीटों पर पहुंच चुका है। ये जो पन्ना प्रमुख है ना, ये पन्ना प्रमुख का मतलब पैसा प्रमुख हो गया है। खरबों रुपया इस चुनाव में, खरबों रुपया ये बताया गया है कि पैसे की कोई सीमा नहीं है। वो सीमा इसलिए है कि देखिए आज जो है 1100 पॉइंट अंबानी के शेयर गिर गए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में। आप मैसेज समझिए ना कि ये संदेश जा रहा है, हरियाणा का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया की निगाह, शेयर मार्केट, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, got it. लखेड़ा साहब, got your point. I'm coming again to you. फिर से मैं आ रहा हूँ के पास। दो बड़ी बातें लखेड़ा साहब ने कही, बड़े पत्रकार हैं इसलिए नेटवर्क भी बड़ा है। हरियाणा के नेटवर्क से जो लखेड़ा साहब को खबर मिल रही है, बीजेपी 12 उम्मीदवारों को बैठा सकती है फाइट करने के लिए। कोई भी उम्मीदवार जहां बीजेपी के वोट काट रहा है उसको बैठाया जाएगा, और जो कांग्रेस के वोट काटेगा उसको पैसे दिए जाएंगे, उसको आगे पुश किया जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी है। और दूसरी, इन्होंने कहा कि हर सीट पर बेहिसाब पैसा खर्च किया जा रहा है, और इसके अलावा किसान सम्मान निधि का तो पैसा जाहिर है। कुल मिलाकर लखेड़ा साहब ने ये कहा कि अमित शाह और मोदी की कोशिश है कि कांग्रेस को किसी तरह से 7-8 सीटें उसकी कम करो। मिस्टर अत्री, ये जो लखेड़ा साहब ने कई बातें बताई, इससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर से एक बार आस्तीन चढ़ा रही। मोदी जी ऐसे आस्तीन कर रहे हैं कि भैया आओ मैदान में। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती? दीपक जी, ये पहले से स्थिति है। हमने इसमें स्पेशल शो किया है 4 दिन पहले, आपको ध्यान होगा, और उसमें आपके दर्शकों को बताया था कि बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट 90 है और अनऑफिशियल कैंडिडेट 120 है। 30 कैंडिडेट एक्स्ट्रा फाइनेंस कर रही है। हमने आपको बताया था ये, उस दिन भी आप कहा था कि ये सारी डिटेल्स दी थी आपको, वाइज कहे, मैं नाम गिना सकता हूँ आपको। इसमें कुछ भी नया नहीं है, और ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। आपको याद है ममता बनर्जी के खिलाफ क्या माहौल बनाया था विधानसभा में? आपको ध्यान है लोकसभा में क्या माहौल बनाया था? हर बार बनता है। मध्य प्रदेश में आपको ध्यान, एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि हरियाणा में कांग्रेस का चेहरा कौन है, घोषित नहीं। हरियाणा में कांग्रेस के कैंपेन को कौन ड्राइव कर रहा है? उनका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ना तो वो कमलनाथ है, याद रखिएगा, कमलनाथ नहीं, वो कमलनाथ नहीं है कि चुनाव जीता। कमलनाथ बीच में से कहां लिया है साहब? मध्य प्रदेश का आपने हाल नहीं देखा? जीता हुआ चुनाव बीजेपी को थाली में फिरना दिया था पड़ोसा, उसके बाद झंडा लग गया था छत घर पे। बीजेपी में जाने की कोशिश भी की थी, फिर रातों रात। मतलब आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा दिग्विजय सिंह नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा कमलनाथ नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा दगे हुए कारतूस नहीं है, जिंदा कारतूस है, कंप्रोमाइज नहीं करते, इस तरह की कुछ बातें आप कहना चाह रहे हैं? और होल्ड है उनका हुड्डा का? मैं आपको ये बता रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र है 76 साल। उनकी मेहनत देख रहे हैं आप, किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, किस तरीके से स्पेसिफिक एरियाज के अंदर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा जिसको भी वोट डालोगे वो बीजेपी को जाएगा। एक दिन में 6-6, 7-7 रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कमलनाथ ने क्या किया था? 30 से 35 पब्लिक मीटिंग की कुल मिला के पूरे कैंपेन में। यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लास्ट चुनाव है, उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। वो हरियाणा के सबसे पॉपुलर फेस है, तमाम सर्वेज में ये बात आ चुकी है। तो फिर बचा क्या है? बचा है लास्ट मिनट पुश। उस पुश के अंदर आप कल देख रहे हैं क्या हो रहा है। बीजेपी के हरियाणा में 2 गेटवेज थे, एक जीटी रोड बेल्ट जिसकी हमने कल बात की थी, दूसरी बेल्ट मैंने आपको बताया भी था 3-4 दिन पहले कि राहुल गांधी अहिरवाल बेल्ट, यानी गुड़गांव फरीदाबाद के आसपास का जो इलाका है, जो इंद्रजीत जिसके पूरा का पूरा वो बीजेपी को देते हैं प्लेट में सजा के। कल राहुल गांधी की आखिरी 2 जनसभा, आपने बात की थी कि मेवात आएंगे, कल वो मेवात में पहली रैली कर रहे हैं, दूसरी रैली वो कहां कर रहे हैं? अहिरवाल के अंदर, अहिरवाल की सारी क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्या बीजेपी अगर 15 पे खड़ी थी, 15 सीटों पर खड़ी थी,
ये जो पैसा बांटा जा रहा है, लिफाफे पहुंचाए जा रहे हैं, किसान सम्मान के खातों में पैसा जा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स को आगे किया जा रहा है, ये जो 48 घंटे की अमित शाह ने जो एक रणनीति बनाई है, क्या बीजेपी 15 से ऊपर जाते हुए आपको दिख रही है? क्योंकि लखेड़ा साहब मान रहे हैं कि फाइट बड़ी टफ है, आसान नहीं है, एक तरफा युद्ध नहीं है ये। दीपक जी, 5 तारीख की शाम को 7 बजे तक का समय दे दीजिए। पोल परसेंटेज क्या रही, किस एरिया के अंदर कितनी पोलिंग हुई, अर्बन में कितनी हुई, रूरल के अंदर कितनी हुई, एक बार वो डेटा आ लेने दीजिए। यहीं पर बैठ करके सारा विश्लेषण कर देंगे और वो आप 8 तारीख को मैच कर लीजिएगा। अभी हमें देखिए, ये कोई पहली बार शराब नहीं बट रही, ये कोई पहली बार लिफाफे नहीं बट रहे, पहली बार पन्ना प्रमुख नहीं आ गए, ये सारे लिफाफा प्रमुख है। मुझे और आपको पता है इस बात का। लखेड़ा साहब, अगर मैं कहूं, आप थोड़ा खुलकर बोलिए, क्योंकि अत्री साहब कह रहे हैं कि बीजेपी, जो इनकी बातों से लग रहा है, ये बीजेपी को अभी भी 15 के आसपास इन्होंने रखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जो कारपेट बॉम्बिंग होगी, जिस तरह की स्ट्रेटजी, जो तलवारें निकाल ली हैं म्यान से अमित शाह ने, क्या आपको लगता है कि हर बंदूक से, चुनाव की हर बंदूक से जब गोली चलेगी, ये 15 की संख्या बीजेपी की, ये 25 के ऊपर जा सकती है, अगर एड़ी चोटी का जोर पर्दे के पीछे से मोदी लगाते हैं, शाह लगाते हैं? 2 महीने पहले क्या किसी को पता था कि वहां 6 दोस्त पार्टियां बीजेपी की खड़ी हो जाएंगी? किसी को पता नहीं था। हम लोग इस आकलन में बैठे हुए थे कि स्टेट फाइट है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। हम ये भी कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है कि बीजेपी का पता नहीं चलेगा कहां चली गई। इन दोनों को ही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने जो फेज 1 था उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया हरियाणा में। जहां वो फाइट में नहीं थी, वहां उसने 15-20 बाराती लिया है। खाना 2 लोगों 4 लोगों के लिए दुल्हा दुल्हन और उसके घर परिवार के लिए बना हुआ, गांव के पूरे गांव बुला के ले आए कि आप दावत में आ जाओ। तो उन्होंने उस दावत को खिलाने के लिए मायावती को पैदा कर दिया, चंद्रशेखर आजाद को, दुष्यंत चौटाला को पैदा कर दिया, इनेलो को पैदा कर दिया, अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी। और इसके अलावा उन्होंने ओम कांडा समेत 15-20 कांडा तैयार कर दिए, कम से कम थैली वाले, बड़े बड़े थैली वाले सबसे कांग्रेस। अच्छा, उनको पता है। देखिए, मैं जब गया था एक बार हरियाणा कवर करने, तो मैंने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभा में सरदार भी थे, पंजाबी समुदाय भी था, बाकी सैनी समुदाय, ओबीसी समुदाय, दलित समुदाय, अकेले लीडर है, अकेला चेहरा है जिसको जाटों के बाहर वोट पड़ता है, पंडितों का भी वोट पड़ता है। तो ये जो हुड्डा की जो स्ट्रेंथ है वो बीजेपी पहचानती है, और बीजेपी लीडरलेस है, नेतृत्व विहीन है। और जो खोटा सिक्का 9.5 साल तक पाला हुआ था बीजेपी ने मनोहर लाल जी को, अब उनकी हालत ये खराब हो गई कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और आज मेरी खबर तो ये है कि अगर ये हार गए हरियाणा में, तो मनोहर लाल जी को हाथ जोड़ के कहेंगे कि मनोहर लाल जी, बड़ा असंतोष है, कुछ दिन आप आराम कीजिए, मंत्रिमंडल से बाहर हो जाइए, नहीं तो वहां लोग घुसने देंगे। जी लखेड़ा साहब, हो सकता है कि कोई नेता बीजेपी का, मोदी जी का प्रिय नेता, खोटा सिक्का निकल गया हो, लेकिन यहाँ तो खोटा सिक्का छोड़िए, चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं साहब, चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं। खोटे सिक्के को किनारे करके मोदी जी चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक लाइन में ओनली 1 लाइन, क्या बीजेपी 15 सीटों के ऊपर जाती हुई दिख रही? क्या बीजेपी आपको थोड़ा इंप्रूव करते हुए दिख रही है आखिरी दिनों में? देखिए, मैं ये बता रहा हूं आपको कि वो इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी चेष्टा कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद करके वो ऐसी कोशिश करेंगे कि लास्ट में 15-20 सीटों पर इस तरह से, जैसे फतेहाबाद की खबर है, फतेहाबाद में इनका कैंडिडेट हार रहा है बीजेपी का, तो उसको ये कहा गया है कि तू किसी तरह फाइट में बना रहे, ताकि हार जीत का फैसला 2000 और 2500 के बीच में ले आना। और जब तुम 2-2500 के बीच में हार का कैंडिडेट हार रहा है, कैंडिडेट कह रहा है मैं हार रहा हूं, चुनाव प्रचार करके क्या करूंगा? ना, तुम किसी तरह फाइट में आने के लिए पैसा, लालच दो, पैसा दो, सारी रणनीति अपनाओ, साम दाम,
तो अब ये है कि जब फाइट 2-2.5 हजार की आपका अंतर होगा लास्ट मूवमेंट टेबल पर, और वहां जी। कलेक्टर साहब किसका है, भारतीय जनता पार्टी, डीएम किसका है, ऑब्जर्वर किसके हैं, डबल इंजन किसका है, इलेक्शन कमीशन किसका है, राज्य चुनाव अधिकारी किसका है, सब तो भाजपा का है। तो 2,500 3,000 समझ को गया। इधर उधर हेरा फेरी करने में क्या फर्क है। और ये जो ठीक। मैं आपको दूसरा बता दूं, जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर का जो खेल होगा बहुत बड़े, पैरामिलिट्री में और मिलिट्री में, मैं बता दूं आपको अत्री साहब, आप इसको नोट कर लेना, पैरामिलिट्री के वोट, मैंने आर्मी कवर की 6 साल, मुझे पता है कि पैरामिलिट्री के वोट के साथ क्या खेल होता है। यस कमांडर, कंपनी कमांडर को बोल दिया जाता है कि यूनिट के जितने वोट कहां पड़ने हैं। वो खेल होगा कम से कम 30-35 सीटों पर, ये मैं बता रहा हूं आपको। और 2,500 3,000 सैनिक वोट है, वो कहां जाएंगे किसी को पता नहीं, क्योंकि वो पब्लिक उसमें ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है। लखेड़ा तो साहब, मुझे लग रहा है कि पॉइंट वेल नोटेड। अंगारों पर लखेड़ा चल रहा, साहब, पूरा चीजें अंगारों पर। जी लखेड़ा साहब मैं समझ भूलिए गया। मत, आपको ध्यान होगा दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हरा दिया था इन्होंने आखिर के जी। उसमें। यस, मैं आ रहा हूँ। Yes. लखेड़ा साहब ने एक नई बात छिड़ दी है। लखेड़ा साहब ने कहा है कि साहब पोस्टल बैलेट का भी खेल होगा, डीएम, कलेक्टर, डबल इंजन, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ गिना दिया इन्होंने, प्लस माइनस। और इनका निचोड़ ये लखेड़ा साहब का कि अगर कम वोटों से कहीं अंतर है, 2,000 वोट, 1,500 वोट का हार जीत का अंतर है, वहां पर गेम खेल सकती है गुजरात को भी, ये वो कहना चाह रहे हैं। इस तरह की सीट्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए। बहरहाल अब मैं थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति में आ गया हूं, मैं थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि लखेड़ा साहब ने आज एक नया पन्ना खोल दिया है, नया अध्याय खोल दिया इन्होंने कि भाई कहना ये चाह रहे हैं लखेड़ा साहब, तजुर्बे वाले हैं, 35 सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, 35-40 साल से। इनका कहना है कि साहब मोदी शाह को हल्के में मत दीजिए, यही कहना चाह रहे हैं आप, मोदी शाह को हल्के में मत दीजिए। इसलिए आज सवाल बड़ा है, आज अग्नि परीक्षा भी बड़ी है। आज तो अत्री साहब अंगारों से चल के गुजरना है आपको, अंगारों से चल के, और पांव में चप्पल नहीं होगी, नंगे पैर अंगारों से चलना है, क्योंकि सवाल मैं ऐसा करने जा रहा हूं। लखेड़ा साहब ने आज कहा कि फाइट इज गोइंग टू बी टफ, फाइट इज गोइंग टू बी टफ। सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लिए हैं अपने माल खाने से मोदी जी और शाह ने। अब मुझे यह बता दीजिए, अग्नि परीक्षा कि क्या बीजेपी ऊपर जा रही है, कांग्रेस नीचे आ रही है? आज की तारीख में आपका असेसमेंट क्या है? व्हाट इज योर स्कोर बोर्ड सर, मिस्टर अत्रीज स्कोर बोर्ड? दीपक जी बच्चे की जान लेके मानेंगे आप। देखिए 2 चीज मैं आपको अपने दर्शकों के साथियों को बता दूं, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हरियाणा में 2019 के चुनाव में 24 सीटें ऐसी थी जिनका चुनाव का मार्जिन 5,000 से नीचे था। लखेड़ा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और बीजेपी चैंपियन उसी डेटा मैनिपुलेशन की है, एक बात। दूसरी बात, 5 सीटें ऐसी थी जिनका जो मार्जिन था 1,000 से नीचे था। दोज आर वल्नरेबल सीट्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। गोइंग बाय द पास्ट एक्सपीरियंस, और जो हरियाणा में 30-32 साल जो हमने कवरेज की है तमाम चुनावों में, में और सारी चीजें हैं, जो मेरा छोटा मोटा तजुर्बा है, मैं आज भी आपको एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 60 सीट, बीजेपी एट द मैक्स 15 सीट, एज ऑन डेट, आज तारीख है 2 अक्टूबर। फाइनल फिगर 5 अक्टूबर को अपन डिस्कस करेंगे, 8 अक्टूबर को मैच करेंगे। ओके, चलिए साहब, अत्री साहब ने कहा है कि मैं 5 अक्टूबर को वोटिंग होने के बाद, वोट परसेंटेज आने के बाद सारी सीटों पे मैं फिर से हो सकता है कि आपको स्कोर बोर्ड बताऊं, और हो सकता है कि वो फाइनल स्कोर बोर्ड होगा अत्री साहब का। और इन्होंने दोस्तों से ये भी कहा, आप दोस्तों से कहा है कि मैं जो फिगर बताऊंगा 5 तारीख को वोटिंग खत्म होने के बाद, उसको आप 8 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी, नतीजा आएगा, तब आप कंपेयर करिएगा। मुझे लगता है कि 8 तारीख की दोपहर अत्री साहब से बात करना वाकई एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट लम्हा होगा जिसका दोस्तों को इंतजार होगा, लखेड़ा साहब को भी इंतजार होगा। फाइनल चीज आज अत्री साहब ने कही, अत्री साहब का आत्मविश्वास आज नहीं डगमगाया। लखेड़ा साहब ने डराने की कोशिश करी आज काफी, उनका दीपक जी, मोदी है, सॉरी ये जो कारनामे हैं ये पहली बार नहीं होंगे, ये हर स्टेट में करते हैं भाई। मैं ठीक, यूपी में क्या किया था, 80 में 70 बिल्कुल पार। बिल्कुल, ये आर चैंपियंस ऑफ दिस। तो बहरहाल आज लखेड़ा साहब ने फ्रंट फुट पे आज बैटिंग करी, लेकिन सवाल इस बात का है कि लखेड़ा साहब का जो पेस अटैक था उसका असर जो है मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने फाइनली कहा कि मैं अभी भी 60 सीटें दे रहा हूं।
I am giving Congress 60 seats. Mr. Atri says 60 seats to Congress, 15 around seats, 15 plus seats. 15 plus है या 15 है? No, only 15, not 15. 15 सीटें बीजेपी को, 60 सीटें कांग्रेस को, यानी कुल मिलाकर बहुमत की सरकार बनते हुए दिख रही है मिस्टर अत्री को। लखेड़ा साहब का मानना है कि मोदी और शाह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्र इनके पास है। अत्री साहब आप आए, लखेड़ा साहब आप आए, और मैं कोशिश करूंगा कि 5 तारीख को समय जरूर निकाल के रखिएगा अत्री साहब, समय जरूर निकाल के रखिएगा क्योंकि 5 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि फाइनल स्कोर जिस दिन आएगा उस दिन तो आपके साथ बात करना तो वाकई एक तजुर्बा होगा, एक एक्सपीरियंस होगा। लखेड़ा साहब समय आपने निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अत्री साहब आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।